गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ने वाले हम? लेजर। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? जर्नल, है ना। जर्नल क्या थी? हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग थी, जिसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं? जर्नल में। वहां डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब हम वहां पे ये एनालाइज नहीं करते हैं कि ये किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, सेल है, परचेज है, रिसीट है, पेमेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का वो वहां रिकॉर्ड हो जाता है ना। चाहे वो सेल हो, परचेज हो, रिसीट हो, पेमेंट हो, जर्नल हो, कुछ भी हो, वो सब वहां रिकॉर्ड हो जाता है। अब लेकिन लेजर क्या है? अब जर्नल में क्या दिक्कत है? अगर मान लो मुझे ये एक समरी चाहिए, मिस्टर एक्स जिनसे मैं डील करता हूं, मेरे को समरी चाहिए कि यार मैं मिस्टर एक्स को कितना रुपए देना है या लेना है, या मैंने उससे कब कब ट्रांजेक्शन किए हैं। हाँ जी भैया। तो वहां क्या इशू था? मिस्टर एक्स जिनसे मैं डील करता हूं, मैं उनसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करता हूं, तो जर्नल में तो डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। मिस्टर एक्स ने कब कब डील किया वो अलग अलग डेट्स पे रिकॉर्ड हुआ होगा। मुझे ये जानना मिस्टर एक्स को आज की डेट में मुझे कितने रुपए देना है या लेना है, और उससे हमने क्या क्या डील्स किए हैं। तो वो जर्नल में अलग अलग एंट्रीज ढूंढनी पड़ेगी, और हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। मिस्टर एक्स का बैलेंस तो जान ही नहीं सकता हूं, तो उसको एनालाइज करके एक सेपरेट अकाउंट, सभी अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, जिसमें उस स्पेसिफिक अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह दिखेंगे। तो दैट इज लेजर। तो लेजर क्या है? एनालिसिस करके अलग अलग अकाउंट बनाना, और हर एक अकाउंट का अपना एक बैलेंस निकलेगा, और जैसे मिस्टर एक्स से उससे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो एक ही जगह दिख जाएंगे, मिस्टर वाई से जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो एक ही जगह दिख जाएंगे। मिस्टर एक्स से कितने रुपए लेने हैं देने हैं उसी अकाउंट में पता लग जाएगा, वाई से कितने रुपए देने हैं या लेने हैं वो उसी अकाउंट में पता लग जाएगा। तो लेजर एक तरह से सेकंड स्टेप है, और मेन चीज ही लेजर ही है। अगर किसी को डेटा देखना है तो वो लेजर में देखता है, ना कि जर्नल में, है ना। फाइनल अकाउंट्स जो बनेंगे वो भी लेजर से ही बनेंगे, ना कि जर्नल से। तो लेजर आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस in the journal, the next stage is the transfer of transaction in the respective account opened in the ledger. जर्नल होने के बाद वो जो ट्रांजेक्शन है वो हर एक स्पेसिफिक रेस्पेक्टिव अकाउंट में चले जाएंगे लेजर में, ठीक है। तो लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। अब सारे अकाउंट जो है वो लेजर में अलग अलग बनेंगे, चाहे वो जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया था अभी मॉडर्न में, क्या क्लासिफाई किया था? असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, सभी हेड के अलग अलग अकाउंट खुलेंगे, और वो ओरिजिनल एंट्री वहां ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो लेजर इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड होने के बाद फाइनल अल्टीमेटली एंड में कहां पोस्ट होता है? लेजर में। लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर क्या है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। आपको याद हो तो जर्नल को हमने क्या बोला था? बुक ऑफ प्राइम एंट्री, और ये है फाइनल एंट्री। इट इज कंसिडर्ड एज परमानेंट रिकॉर्ड इज एंड इज मोर फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू। कोई भी जर्नल नहीं देखता है। जैसे मिस्टर अमन आए, हमें उससे कितना लेना देना है वो हम जर्नल में नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे? अमन का लेजर खोल, बैलेंस देख ले, है ना। या इसको कब कब माल बेचा था ये देख ले, है ना। तो ये सब चीजें कहां से मिलेगी? लेजर से। तो जनरली फ्रिक्वेंटली क्या यूज होता है? लेजर यूज होता है, जर्नल यूज नहीं होता है। इट मे बी नोटेड दैट एन अकाउंट इज फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर आइटम। मतलब मिस्टर अमन से जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो उसके लेजर में दिखेंगे। तो इट इज अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू चेंज ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम मीन्स मिस्टर अमन अकाउंट। मिस्टर अमन के या जो भी एक्सवाइजेड पर्सन का लेजर आपको खोलना है, उसके सारे ट्रांजेक्शन आपको उसके अकाउंट में मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर्म ऑफ द लेजर, तो फॉर्म ऑफ द लेजर भैया, तो भैया ये फॉर्मेट ऑफ लेजर है। जर्नल में हम क्या करते थे? जर्नल में हम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, वो लेजर फोलियो जो है ना वो इस लेजर का पेज नंबर है। वहां पे जो लेजर फोलियो वाला कॉलम था वो जर्नल से लेजर में किस पेज पे पोस्ट किया है वो वहां पे लिखता है। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होती है तो मिस्टर राम का लेजर किस पेज पे, मिस्टर राम की जब एंट्री की हमने जर्नल में वहां पेज नंबर डाल देंगे, तो इससे ये रेफर हो जाएगा कि जर्नल से लेजर में ये पोस्ट हो गया। वैसे तो ये सब चीजें फिजिकल अकाउंटिंग, जहां हम बही खाते लिखते थे, लाल किताब जैसी बुक होती है और उसमें लिखते हैं, वहां यूज आता है। अब मॉडर्न, क्योंकि हम कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में है, तो यहाँ पे जो डिजिटल फॉर्म में अकाउंटिंग हो रही है वहां पे लेजर फोलियो का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। क्योंकि आप जैसे ही किसी एंट्री पे क्लिक करोगे
जैसे ही आप लेजर में जाके किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे वो जर्नल खोल देगा, या आप जैसे ही जर्नल एंट्री करोगे ऑटोमेटिक लेजर में पोस्टिंग हो जाती है। देर इज नो नीड कि आप लेजर पोस्टिंग करो। कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिंपली पहली एंट्री डालनी है, वो फाइनल पोस्टिंग तक करके देगा, आपको फाइनल अकाउंट्स तक लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? लाइक आपने जर्नल एंट्री की, आपने राम डेबिट टू सेल्स किया, तो राम का लेजर डेटर आपने जब बनाया होगा तो उसका हेड पूछता है वो बनाते टाइम कि राम का लेजर किस हेड में डालूं, तो आपने उसको डेटर डाल दिया। और सेल्स अकाउंट बनाया होगा तो सेल्स का लेजर क्या है, तो आपने उसको रेवेन्यू डाल दिया है, सेल अकाउंट डाल दिया, सेल मींस रेवेन्यू। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे राम टू सेल्स, वो ऑटोमेटिक राम के खाते में डेबिट करेगा, सेल के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा लेजर में। और फाइनली सेल कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, आगे हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ऑटोमेटिक सेल अकाउंट कहां दिख जाएगा, P&L में। और राम का अकाउंट अगर बैलेंस आना बाकी है तो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट में असेट में आ जाएगा, लेना बाकी है ना, तो ये सब पोस्टिंग वो करके देगा आपको फाइनल अकाउंट्स तक। कौन सा, कंप्यूटर अकाउंटिंग में जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो फाइनल अकाउंट्स तक एंट्री कर देता है। तो जर्नल करनी है, अगर आपको जर्नल आती है तो लेजर पोस्टिंग ऑटो हो जाएगी और फाइनल अकाउंट्स भी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो फॉर्मेट ऑफ लेजर में दोनों साइड अलग अलग बनती है, ये डेबिट साइड है उनमें भी दो चारों कॉलम है, और ये क्रेडिट साइड है उनमें भी चारों कॉलम है। डेट पर्टिकुलर्स फोलियो, किसका फोलियो, जर्नल फोलियो। यहाँ पे किसका फोलियो आएगा, फोलियो मींस पेज नंबर, कि भैया इस लेजर में जो हम एंट्री कर रहे हैं वो जर्नल में किस पेज पे किए, वो इस फोलियो में आ जाएगी अमाउंट। फिर ऐसे ही क्रेडिट कॉलम, मतलब कि यहाँ पे दो साइड अलग अलग है, वहां पे एक ही बस दो कॉलम अलग अलग थे। तो यहाँ पे आप जो भी जैसे मिस्टर राम है, अब पोस्टिंग कैसे होगी ये देख लेते हैं। अच्छा, कोई कोई लेजर रनिंग लेजर भी बनाता है। रनिंग लेजर मतलब देखो ऊपर वाले लेजर में डेबिट कॉलम है और क्रेडिट कॉलम है, बैलेंस कॉलम नहीं है। बैलेंस कॉलम मतलब हर एक एंट्री के बाद कितने रुपए देने ये लेने ये नहीं निकाल पाएंगे ऊपर वाले लेजर में, इस वाले लेजर में। क्यों नहीं निकाल पाएंगे भैया, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डेट पे रुक के निकालना पड़ेगा बैलेंस। कैसे, मान लो आपने आपने यहाँ पे 5,000 रुपए डेबिट किए और क्रेडिट किए 2,000 रुपए, फिर वापस 5,000 डेबिट किए और 3,000 रुपए क्रेडिट हो गए, तो 10,000 डेबिटेड है, 5,000 क्रेडिटेड है, तो नेट बैलेंस कितना है, 5,000 लेना डेबिट है। ये हमने हर एक एंट्री के बाद नहीं निकाला, 2-3 ट्रांजेक्शन 4 ट्रांजेक्शन होने के बाद, लेकिन यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एंट्री हो जाएगी, बैलेंस आ जाएगा, मतलब इसे बोलते हैं रनिंग लेजर अकाउंट। जैसे मैंने मिस्टर एक्स को माल बेचा तो मिस्टर एक्स के लेजर में 2 सेल्स डेबिट किया, ये डेबिट है ना, ये क्रेडिट नहीं है, डेबिट किया 5,000 रुपए, तो यहाँ पे एंड टू एंड बैलेंस आ गया 5,000, और यहाँ पे ये भी शो कर देंगे कि बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट। अगले दिन मान लो उसने 3,000 रुपए दे दिए, तो बाय कैश यहाँ पे एंट्री हो गई, पर्टिकुलर एक ही है, बाय कैश एक ही एंट्री हो गई, और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 3,000। अब बैलेंस कितना बचा, 2,000 डेबिट, 5,000 में से 3,000 माइनस हो गए, 2,000 डेबिट। तो ये हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस अगर बता रहा है तो उसे बोलते हैं रनिंग लेजर। रनिंग लेजर जनरली जब बैंक हमें जो स्टेटमेंट देता है ना वो रनिंग लेजर देता है, और बहुत सारे एंटिटीज सभी अपनी पार्टीज को रनिंग लेजर प्रोवाइड करती है ना। तो आप एग्जांपल के लिए कोई लेजर अगर हम ओपन करें, ये एक पार्टी का बैंक स्टेटमेंट है, तो ये रनिंग लेजर है। बैंक की बुक्स में उस पार्टी का लेजर है, मतलब बैंक स्टेटमेंट जो आता है ना ये रनिंग लेजर है। कैसे देखो, डेट, ये डिटेल्स मींस पर्टिकुलर्स, बैंक चेक नंबर भी देता है क्योंकि चेक डेबिट क्रेडिट होता है बहुत बार, डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस आ रहा है। देखो 190 डेबिट हुए तो 1860 रुपए क्रेडिट बैलेंस बचा, 1180 डेबिट हुए तो 1848 रुपए क्रेडिट बैलेंस बचा, फिर 20,000 आए, 20,000 आए, हर एक एंट्री के बाद बैलेंस चल रहा है, तो इट इज ए रनिंग लेजर। ये क्या है, रनिंग लेजर है। इसमें कॉलम पर्टिकुलर्स का एक ही बनता है, अमाउंट डेबिट क्रेडिट अलग अलग है, और नरेशन का भी एक ही कॉलम, सॉरी वो वाउचर नंबर या फोलियो नंबर भी एक ही चलता है। अब फोलियो नंबर वाला कॉलम तो हट ही गया, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में फोलियो का कोई लेना देना ही नहीं है। आप जैसे ही इस एंट्री पे क्लिक करोगे लेजर में जाके, ऑटोमेटिक ही उस जर्नल एंट्री को ओपन कर देगा। समझ में आ रहा है? तो लेजर दो टाइप से बन सकता है, एक नॉर्मल लेजर और एक रनिंग लेजर। रनिंग लेजर में क्या होता है, बैलेंस आ जाता है ना। जर्नल लेजर में क्या डिफरेंस है भैया, जर्नल जो है वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री है ना।
और लेजर बुक ऑफ फाइनल एंट्री है या सेकेंडरी एंट्री है। इसका जो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब वाउचर्स, जैसे परचेस के लिए परचेस वाउचर, सेल के लिए सेल्स इनवॉइस, रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट बुक, पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर। लेजर में एंट्री करने के लिए जर्नल सोर्स है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन लेजर के लिए क्या होगा? जर्नल। जर्नल के बाद ही लेजर बनता है। पहले फर्स्ट में कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल में। उसके बाद कहां रिकॉर्ड होता है? लेजर में। इसमें सारे ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। मतलब इसमें ये हमें नहीं देखना है कौन सा ट्रांजेक्शन है क्या है, हमें तो रिकॉर्ड करना है। बट यहाँ पे इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग ए पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट, सभी अकाउंट का पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा। एक पर्टिकुलर अकाउंट पे उसके स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस का क्या इंपैक्ट आ रहा है वो बनाने के लिए लेजर बनाते हैं। इनमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। इसमें 4 कॉलम होते हैं, दोनों साइड 4 कॉलम्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जर्नल बैलेंस नहीं होता है, लेजर बैलेंस्ड होता है, इसका बैलेंस निकाला जाता है। नरेशन लिखे होते हैं जर्नल में, इसमें कोई नरेशन नहीं होता है। इसकी जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं? और इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नल अगर हम ऐसे देखें तो डायरेक्टली कोई भी पर्पस रिजॉल्व नहीं करेगा। जर्नल देख के कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की जा सकती। जर्नल देख के ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि किसे कितने रुपए देने हैं या लेने हैं। लेकिन हाँ, लेजर जो हमारा मेन पर्पस है, फाइनल अकाउंट्स बनाने का पर्पस है, वो रिजॉल्व करेगा। और हमारा जो एक और पर्पस है हिसाब किताब रखने का, वो पर्पस भी लेजर ही रिजॉल्व करेगा। हिसाब किताब मतलब किससे कितना लेना या देना है। ठीक है। अब पोस्टिंग क्या होती है? जर्नल से जब हम लेजर में एंट्री करते हैं तो उसे पोस्टिंग बोलते हैं। तो प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर समझ लो। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री, एग्जांपल के लिए एक जर्नल एंट्री ले लेते हैं। पोस्टिंग कैसे करें? मान लो हमने राम को गुड्स बेचा, हमने एंट्री क्या की? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम से पैसा आ गया 1000 रुपए, एंट्री क्या की? कैश अकाउंट डेबिट टू। क्वेश्चन होमवर्क कर लिए थे जर्नल वाले सारे, कर लेना आज। तो यहां पे अब जब हम लेजर में एंट्री करेंगे तब 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो फर्स्ट एंट्री जब हम पोस्ट करेंगे तो लेजर में एक तो बनेगा राम अकाउंट और एक डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं अभी यहाँ पे जर्नल फोलियो नहीं लिख रहा हूं। ये हमारा राम है। मान लो राम को हमने माल बेचा था, अप्रैल 25 को, और पैसा आ गया 26 अप्रैल 25 को। ठीक है। तो राम फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। पोस्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो राम क्या हो रहा है? डेबिट। तो राम का लेजर देखना है, बना हुआ नहीं है तो बना देना है। राम के लेजर के डेबिट में 2025 और एंट्री क्या करनी है? टू सेल्स। राम के लेजर में ये लिखना पड़ेगा क्या? किस अमाउंट, किस अकाउंट के कारण डेबिट हो रहा है? तो टू सेल्स 2000 रुपए। ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में उसी एंट्री को सेल में भी पोस्ट करना है क्योंकि 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सेल अकाउंट के क्रेडिट में 25 अप्रैल को बाय, क्रेडिट में जब भी लिखना है तो बाय, उसका अपोजिट डेबिट अकाउंट कौन सा है? राम। ये एंट्री हो गई। इसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो जो अकाउंट डेबिट हुआ उसके डेबिट में जाके लिख देना अपोजिट अकाउंट का नाम टू सेल्स, और सेल्स क्रेडिट है तो बाय
राम, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय राम 2000 रुपए। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, कैश टू सेल्स। अब सेकंड एंट्री में एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक राम अकाउंट इन्वॉल्व है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में 26 अप्रैल के दिन टू राम अकाउंट 2000 रुपए। राम को डेबिट कर दिया हमने, कैश को डेबिट कर दिया राम से, टू राम 2000 रुपए। और राम के क्रेडिट में बाय कैश 2000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम में कैश डेबिट होगा और राम क्रेडिट हो जाएगा। अब बैलेंसिंग क्या होती है, अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे बैलेंस निकालने को बोलूं तो इसमें बैलेंस जीरो आएगा, क्यों? आगे हम देखते हैं, चलो एक और एंट्री कर लेते हैं। मान लो सेल्स में और कोई एंट्री अभी हुई नहीं ना, हमने माल बेचा ही नहीं। अब वापस हमने राम को माल बेचा मान लो 27 अप्रैल को, राम डेबिट टू सेल्स 10,000 का माल बेच दिया राम को, तो राम डेबिट टू सेल्स एंट्री हो गई। तो राम के डेबिट में 27 अप्रैल को फिर से टू, और सेल्स के क्रेडिट में तो यहां पे क्या होगा, बस हो गया, राम डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया। अब 28 अप्रैल के दिन राम से हमें 8,000 रुपए है, कैश डेबिट टू राम। 10,000 लेने थे लेकिन आए कितने, तो कैश के डेबिट में टू राम अकाउंट और राम के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 8,000। अब बात करता हूं, ये तो हो गई लेजर पोस्टिंग की बात। अब मान लो 30 अप्रैल को मुझे बैलेंस पता करना है, तो उसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो यहां पे मेरे को राम का बैलेंस पता करना है, तो राम के लेजर में बैलेंस पता करने के लिए सबसे पहले डेबिट का टोटल कर लो। डेबिट का टोटल कितना है 12, क्रेडिट का टोटल कितना है 10। तो पहले जो ज्यादा टोटल है उसको लिख दो। अब क्रेडिट का टोटल 10 ही है, डेबिट का टोटल 12 है, तो 30 अप्रैल के दिन बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस मतलब कि जो कम साइड है उधर लिखेंगे, लेकिन बैलेंस कौन सा होगा इसे मैं बोलूंगा कौन सा बैलेंस, इसे मैं बोलूंगा डेबिट बैलेंस। राम के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से। बैलेंस करना मतलब, बैलेंस करना हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो बैलेंस करना मतलब इक्वल करना। तो बैलेंस करना मतलब मैं इक्वल कर रहा हूं दोनों अकाउंट को, लेकिन इक्वल कैसे कर रहा हूं, जो शॉर्ट साइड है उधर बैलेंस लिख के। और क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो अपोजिट साइड है वो ज्यादा है, तो लिख भले मैं शॉर्ट साइड रहा हूं, लेकिन ये बैलेंस वही होगा जो अपोजिट साइड का, इसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस ही। तो बाय बैलेंस अब अगले पेज पे ले जा रहे हो इसलिए सीडी, सीडी मींस कैरिड, मतलब अगले पेज पे शिफ्ट कर रहा हूं। तो 12,000 का टोटल आया, लेकिन बैलेंस कितना है 2,000। मतलब मुझे राम से डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट मींस असेट, मतलब मुझे राम से 2,000 रुपए लेने हैं, मुझे राम से 2,000 रुपए लेने हैं। अब मान लो 1 मई को 1 मई 2025 को राम आया और उसने 1,800 रुपए पे कर दिए इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कितने रुपए लेने थे राम से, 2,000 रुपए लेने थे, और कितने रुपए दे दिए उसने, 1,800 मतलब 1,800।
कितने रुपए नहीं दिए उसने, 200 रुपए, और वो बोले कि फुल एंड फाइनल है, मतलब अब रुपए नहीं दूंगा। फुल एंड फाइनल बेड डेट नहीं हुआ, हमने उसको ही डिस्काउंट दे दिया। अच्छा कस्टमर है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए है, कंपाउंड एंट्री कर दूं। डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा, टू राम्स अकाउंट। आप इसकी चाहो तो सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो। कैसे, कैश डेबिट टू राम 1800 और डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम 200। अलग अलग एंट्री करोगे तो कैसे होगी, अलग अलग एंट्री कैसे हो जाएगी भैया। फर्स्ट एंट्री कैश डेबिट टू और सेकेंड एंट्री डिस्काउंट अलाउड डेबिट। इसी की कंपाउंड एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट 1800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू राम अकाउंट 200। तो इन एंट्री को कैसे पोस्ट करें, सेपरेट एंट्री करते तो पहली एंट्री वही कैश डेबिट टू राम है, तो कैश के डेबिट में एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसे क्या बोलेंगे, सेपरेट एंट्री अगर कर रहे हो तो कैश, अच्छा राम को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो राम का अकाउंट बना देता हूं पहले मैं। राम के अकाउंट में, क्योंकि वहां जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पे राम का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। अगले बैलेंस, अगले पीरियड में 1 मई को सबसे पहले तो टू बैलेंस कितने रुपए, बीडी मीन्स जब एक पेज से दूसरे पेज पे या एक पीरियड से दूसरे पीरियड में किसी अकाउंट का बैलेंस जाता है तो उसे ब्रॉट डाउन करके लिखा जाता है। डेबिट बैलेंस था तो यहां तो डेबिट ही लिखेंगे, वो तो पिछला पीरियड का लेजर हमें बैलेंस करना था इसलिए हमने क्रेडिट साइड में डिफरेंस लिख दिया था डेबिट बैलेंस, बैलेंस करने के लिए। बट जब इस पीरियड की ओपनिंग करेंगे तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में ही आएगा और क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस जिस साइड का उसी साइड में आता है और क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में आता है। जैसे डेबिट बैलेंस है तो लिखा कहां क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो लिखेंगे कहां डेबिट, उल्टी साइड। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए, 2000 रुपए। अब 1 मई के दिन बाय कैश राम ने कितने रुपए दिए, 1800। फिर सेकंड एंट्री हमने उसमें क्या की थी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम, तो एक नया लेजर खुलेगा, मतलब एक बार लेजर खुल गया फिर बार बार नहीं खोलना है। अब मान लो आपने डिस्काउंट अलाउड 4 जनों को दिए तो 4 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन नहीं होंगे, एक ही डिस्काउंट अलाउड में एंट्री हो जाएगी। तो सेकंड एंट्री थी हमारी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम, तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में टू राम 200 रुपए और राम के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया राम। तो अगर कंपाउंड भी करते हो तो सिंपल है यार, कैश और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है तो इन दोनों के डेबिट में टू राम आ जाएगा, कैश में बस अमाउंट 1800 आएगा और डिस्काउंट अलाउड में 200 आएगा, वही तो किया हमने। तो सिंगल कंपाउंड की पोस्टिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आता और राम के क्रेडिट में बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। अब कोई बोले राम का बैलेंस कितना है, तो क्रेडिट का टोटल भी 2000 है, टोटल दोनों का 2000 है, मतलब बैलेंस 0 हो गया, तो बैलेंस 0 हो गया। अब मेरे को कोई बोल दे राम का ये सेल्स का लेजर का टोटल बैलेंस बताओ, तो 12,000 क्रेडिट है, मतलब हमने टोटल सेल्स कितने की है, कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसा नहीं डेबिट क्रेडिट में लिख रहे हैं इसलिए क्रेडिट, कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग मीन्स सी, ओपन बिगिनिंग मीन्स बी, ठीक है। तो बैलेंस कितना आया सेल्स अकाउंट का, आप आपसे मतलब अप्रैल महीने की टोटल सेल्स कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, 12,000 रुपए। सेल्स अकाउंट का बैलेंस निकाल दो, वही उसका टोटल।
अब आपसे कोई पूछ ले कैश का बैलेंस कितना है भैया बताओ, 1 मई के बाद, तो 11,800 डेबिट का बैलेंस है, डेबिट का टोटल है, और क्रेडिट में मतलब आपने कोई पेमेंट तो किया ही नहीं है, तो 11,800 का बैलेंस ऑफ कैश लेजर हो जाएगा। तो ये हमने देखी टोटलिंग, बैलेंसिंग और लेजर पोस्टिंग। कोई भी डाउट है क्या इसमें? स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, स्टेप्स इन, अब क्वेश्चन ना बहुत बार ऐसा पूछ लेता है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन जर्नल, तो ये लिखना है आपको। ये पढ़ना इसलिए है कि एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए हैं 2 बार। हाँ, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन पोस्टिंग, तो फिर वो लेजर वाली पोस्टिंग की स्टेप्स लिखनी है। स्टेप्स इन्वॉल्वड इन जर्नलाइजिंग, तो जर्नल की स्टेप्स लिखनी है 5 मार्क्स में। अब वहां दिमाग नहीं चलता लिखू कैसे, आता तो है लिखू कैसे, तो ये स्टेप्स देख लो। स्टेप 1, असर्टेन व्हाट अकाउंट्स आर इन्वॉल्वड इन ए ट्रांजैक्शन, जर्नल कैसे करते हैं इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्वड है ये पता लगाओ। वही यार भैया, कौन, जैसे कैश सेल की, तो कैश और सेल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों का नेचर पता लगाओ, तो कैश का असेट है और सेल्स का रेवेन्यू है। फिर विच रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज एप्लीकेबल, कैश असेट है और असेट इंक्रीज हो रहा है, और सेल रेवेन्यू और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, और ये बता दो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो कैश असेट है, असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, सेल रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ये हमने पता लगा लिया स्टेप 4। फिर जर्नल में कैसे लिखे, तो डेट कॉलम में डेट लिख दो। राइट द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड वेरी क्लोज टू द लेफ्ट हैंड साइड। याद है जर्नल कैसे लिखते हैं हम, जर्नल भैया अगर जर्नल है तो ऐसे लिखते हैं, मान लो ये जर्नल का फॉर्मेट है, ये हमारा डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और डेबिट वाला कॉलम और क्रेडिट वाला कॉलम, यही होता है। तो सबसे पहले डेट लिखी, मान लो डेट लिखी फर्स्ट में, फिर राइट टू द वेरी लेफ्ट क्लोज, तो यहां पे जैसे राम अकाउंट, और फिर क्या बोल रहा है आगे, द लाइन डीमार्केटिंग द डेट कॉलम एंड पर्टिकुलर कॉलम, तो जो डेट और पर्टिकुलर कॉलम के बीच की लाइन है उसके बिल्कुल क्लोज में आपको लिखना है राम, डेबिट कर दिया तो राम को पास में लिख दिया, अलोंग विद द एब्रीविएशन डेबिट ऑन द सेम लाइन अगेंस्ट द नेम ऑफ अकाउंट इन पर्टिकुलर कॉलम, और उसके आगे क्या लिखना है, डेबिट। अमाउंट कॉलम में, डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख दो। ये जस्ट मैं समझा नहीं रहा हूं, अब आपको लिखना सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है। फिर वापस राइट द नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द नेक्स्ट लाइन प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू एट द फ्यू स्पेस टुवर्ड्स द राइट इन द पर्टिकुलर कॉलम, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और अगली लाइन में लिखना है टू कैश और फिर अकाउंट, और डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट, ये ऐसे लिखना है। Write the narration brief description of the transaction within brackets the next line in the particular column, और narration लिख देना है being cash received from Ram। ये narration लिख दिया हमने, ठीक है। Draw the line across the entire particular column to separate one journal entry from another journal entry। अगली एंट्री करने से पहले लाइन खींच दो, यही जर्नलाइजिंग की प्रोसेस है। अब ये 5 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कंपाउंड एंट्री, तो कैसे लिखे, तो सिंपली वेयर व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, जैसे अभी हमने एंट्री की राम डेबिट सॉरी कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम, एक ही एंट्री कर दी, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंट्री। तो व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्वड इन ए ट्रांजैक्शन, 2 से ज्यादा अकाउंट जब एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाए एंड ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय मींस ऑफ ए सिंगल जर्नल एंट्री, जैसे हमने दो ट्रांजैक्शन किए, एक ही एंट्री में हमने एंट्री कर दी, डिस्काउंट भी दिया और कैश भी आया, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग सेवरल एंट्री हमने एक ही एंट्री कर दी। सेवरल एंट्री भी करी हमने, जैसे कैश टू राम अलग कर सकते थे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम अलग कर सकते थे। सच सिंगल एंट्री इज टर्म्ड एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। A compound journal entry may also be passed if there are more transactions of same nature taking place on the same day। अब जरूरी नहीं है कि वो सेम ट्रांजेक्शन ही हो, सेम नेचर के ट्रांजेक्शन की भी कंपाउंड एंट्री की जा सकती है। जैसे मैंने सैलरी पे की 1000 और रेंट पे किया 2000, दोनों का नेचर एक ही, दोनों खर्चे, भले ट्रांजेक्शन अलग अलग है, दोनों खर्चे, तो भी मैं कंपाउंड एंट्री कर सकता हूं। सैलरी डेबिट 1000, रेंट डेबिट 2000, टू कैश 3000। तो जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रांजेक्शन की कंपाउंड एंट्री हो, सेवरल ट्रांजेक्शन सेम नेचर के तो भी कंपाउंड एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा ही था
कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। ऐसे ही मैं मान लो शाम को कैश पेमेंट किया और 2000 का डिस्काउंट मिला, 20,000 में से 2000 का डिस्काउंट मिला, 18,000 पे कर दिया शाम को, तो शाम डेबिट 20,000 टू कैश 18,000 टू डिस्काउंट रिसीव 2000, ये भी कंपाउंड एंट्री हो गई। ठीक है, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग भी हमने देख ही ली थी अभी, कोई भी डाउट नहीं है आपको इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन जो अभी हम वापस बात कर रहे थे, जो एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो प्रोसीजर ऑफ जर्नलाइजिंग के साथ साथ प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, जर्नल से पोस्ट कैसे करें लेजर में। पोस्टिंग मींस कहां पोस्ट कर रहे हैं, जर्नल में तो जर्नलाइजिंग बोलते हैं उसे, या रिकॉर्डिंग बोलते हैं, है ना। पोस्टिंग मतलब हमेशा लेजर की बात हो रही है। तो जो अकाउंट डेबिट हुए उनको कैसे पोस्ट करें, स्टेप 1 वही विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स। अगर फिजिकली अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो कंसर्न्ड अकाउंट किस पेज पे ये फाइंड आउट करो। लेजर में आगे इंडेक्स रहता है, अगर आपने देखा हो तो आदित्य के ए वाले पेज पे जाओगे इंडेक्स में, और वहां पे आदित्य का पेज नंबर कौन सा वो उस पेज पे आप चले जाओगे। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर फाइंड आउट करना है कि किस पेज पे वो अकाउंट है, फिर डेट कॉलम में डेट डालना है, और फिर रिकॉर्ड द नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड इन द जर्नल, जो क्रेडिट में लेजर है उसका नाम लिख देना है और आगे लगा देना है 2। फिर जो जर्नल फोलियो का कॉलम है लेजर में, उसमें जर्नल का पेज नंबर लिख देना है कि ये जर्नल में किस पेज पे एंट्री की आपने, और अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख देना। सेम क्रेडिट के लिए भी यही करना है। जैसे राम टू सेल्स था तो सेल किस पेज पे है लेजर में, वो सेल का अकाउंट ढूंढो, फिर डेट कॉलम में डेट लिखो, पर्टिकुलर कॉलम में बाय राम लिखो, जर्नल फोलियो में लेजर का जर्नल का पेज नंबर लिखो, और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिख दो, दैट्स इट। तो ऐसे हम मतलब जर्नल, लेजर, फिर बैलेंसिंग, ये तीनों चीजें आपको करके आनी है। पहले जर्नल एंट्री करना, फिर अलग अलग लेजर बनाना, फिर फाइनली उनकी बैलेंसिंग कर देना। ठीक है, तो ये आप कर लोगे आज, ये होमवर्क है आपके लिए। ये